हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। आप लोग देख रहे हैं मनविता एकेडमी। तो चलिए, अभी जो वैकेंसी आने वाला है, जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है। मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे ही जो इलेक्शन खत्म हो जाएगा ना, इलेक्शन के बाद बीपीएससी आएगा, फिर BSSC, जिसे क्या बोला जाता है, BSSC, बिहार दरोगा इसी के अंतर्गत आता है। तो बिहार दरोगा भी आएगा। टीचर का भी वैकेंसी आएगा, शायद लाइब्रेरियन का वैकेंसी आ सके। तो ये जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा भारी मात्रा में सब में वैकेंसी आने वाला है। दरोगा का तो ये तो फिक्स है, 2000 के लमसम आएगा ही दरोगा। बीपीएससी 700 के अंदर आए। टीचर आपका 1 लाख के अंदर आ सकता है। 4.0 में आपको 1 लाख टीचर आ सकते हैं। 2 2 4 2 टीचर 1 लाख। लाइब्रेरियन आपको 70 से 80 हजार तक लाइब्रेरियन देखने को मिल जाएगा वैकेंसी में। तो मैं वही बिहार दरोगा के पर्पज से जो सेट है, प्रैक्टिस सेट, मैं उसी को लेकर चल रहा हूँ। तो चलिए हम लोग इसी पर डिपेंड इसी जो प्रैक्टिस सेट होगा उसी को हम लोग रेगुलर करेंगे जब तक एग्जाम खत्म ना हो जाए। इसमें हम लोग आपको अभी जो करवाएंगे उसमें मिक्स रहेगा, इसमें सभी विषय रहेगा, सभी विषय इसमें रहेगा, इसमें आपका सभी विषय रहेगा। मैं धीरे धीरे क्या करूंगा कि इसमें हिस्ट्री को अलग से लाऊंगा, ज्योग्राफी को अलग से लाऊंगा, पॉलिटी को अलग से लाऊंगा, इको को अलग से लाऊंगा एंड समसामयिक को अलग से लाऊंगा। अलग से लाकर फिर मैं सबको एक जोड़ करके फिर मैं अलग अलग नहीं, सबको एक सेट में करूंगा। तो अभी फिलहाल जो चलेगा 10-12 क्लास मिक्स चलेगा, क्योंकि बनाने में भी समय लगता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, पढ़िए वहां पर युग रहा। पंचायती राज सबसे पहले किन 2 राज्यों में शुरू हुआ था? तो पंचायती राज जो सबसे पहले किन 2 राज्यों में शुरू हुआ था? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। तो पंचायती राज व्यवस्था जो सबसे पहले जो शुरू हुआ था, ये आपको 10 क्लास के पॉलिटी में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 2 में, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 में आपको मिल जाएगा। तो कब कहाँ हुआ था? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। और ये किस जिला में है उस जिला का मैं नाम भूल रहा हूँ। वहां के डीएम ने ये शुरू करवाया था, वो जिला का मैं नाम भूल रहा हूँ। एक महिला ने डीएम के पास गया था, फिर डीएम ने उसको शुरू करवाया था। इससे कुछ बात है उसको हम लोग जान लेते हैं। इससे है कि अब पूछा जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था कहते किसको है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो होता है, पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाता है। जिसके अंतर्गत शक्ति का विकेंद्रीकरण करना मतलब अलग किया जाता है। सत्ता तथा प्रशासनिक शक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है तथा शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाता है। विकास योजनाओं को राष्ट्र को प्रत्येक क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जाता है। मतलब इसको विकास के लिए प्रत्येक क्षेत्रों में इसको बांटा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा बनाया गया। किसके संशोधन के द्वारा? 73 संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था बनाया गया। इससे रिलेटेड पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड 6 प्रकार की समितियां। पहला बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, GBK राय समिति 1985 में, LM सिंघवी समिति 1986 में, थुंगोन समिति और गौडगिल समिति। जो समितियां हैं किससे मिलती है? पंचायती राज व्यवस्था की कितने समितियां? 6 समितियां हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं।
इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है। नागनंद नहीं है, रत्नावली का कलहन होगा, प्रियदर्शी का दूसरा है। जो हर्षचरित्र होगा, ये नहीं कि आप लोग देख के मार दीजिएगा हर्षचरित्र हर्षवर्धन का है। हर्षचरित्र का जो राइटर जो था वह बाण भट्ट था। कौन था? बाण भट्ट जो हर्षचरित्र का राइटर था। तो इसका जो सही उत्तर होगा हर्षचरित्र होगा। ये जो इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है, तो हर्षचरित्र हर्षवर्धन की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले 1837 में किसने पढ़ा था? मानो अशोक के शिलालेखों को 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा था? तो अशोक के जो शिलालेख को सबसे पहले 1837 में पढ़ा था वह था, क्या था? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जो था 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। कुछ बातें जो है अशोक के शिलालेखों से हम लोग जानते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अशोक के शिलालेख के बारे में जानते। अशोक के जो शिलालेख था 14 विभिन्न लेखों में 14 विभिन्न लेखों का समूह है, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए। जो अब इस अशोक का जो शिलालेख है, जो 14 विभिन्न लेखों का समूह है, जो 8 भिन्न स्थानों से मिले हैं। अशोक जो है मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है, और इसने लोक कल्याणकारी राज की अवधारणा प्रजा में प्रसारित करने के लिए 14 स्थलों पर शिलालेख और लघु शिलालेख और अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाया था। सम्राट अशोक द्वारा प्रवर्तित कुल 33 अभिलेख है। यदि सम्राट अशोक ने कितने अभिलेख को करवाए थे? तो 33 अभिलेख, जिन्होंने अशोक ने स्तंभ, शिलालेख, गुफाओं, दीवारों और 269 ईस्वी से 231 ईस्वी पूर्व चलने वाले शासन काल में खुदवाए थे। ये आधुनिक काल में बांग्लादेश में मिलते हैं, भारत में मिलते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और जगह जगह पर मिलते हैं। और बौद्ध धर्म के अस्तित्व में सबसे प्राचीन प्रमाणों में से एक है। जो अशोक का जो अभिलेख है बौद्ध धर्म के प्राचीन परिणामों में से एक है। इन शिलालेखों पर सम्राट अशोक ने अपने आप को प्रियदर्शी और देवान प्रियम यानी देवों का प्रिय उपाधि से बुलाया जाता था। इन अभिलेखों पर लिखा गया था अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था और देवों का प्रिय कहा जाता था। जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था तो जितने भी बौद्ध स्थल से उसने यात्रा किया और जहां जहां गया वहां वह शिलालेख को अंकित करवाया था। यह अशोक की लिपि अभिलेखों पर लिखा हुआ लिपि है। जो अशोक ने जो अभिलेख लिखवाता था वह 4 लिपि में लिखवाता था। पहला जो इसका था ब्राह्मणी लिपि। कौन था? ब्राह्मणी। दूसरा खरोष्टी लिपि था। तीसरा यूनानी लिपि था। क्या था? यूनानी लिपि। चौथा आरामाइक लिपि था। तो ये 4 प्रकार की लिपियों को अपने शिलालेख में वह लिखवाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर, इसको ऐसे करिए, सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था? अबे यार 1767 में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था? डुरांड, एवरेस्ट, प्रिंसेप, रेनल को। तो 1767 ईस्वी में रेनल को बंगाल का सर्वेयर जनरल बनाया गया था। किसको? रेनल को। तो ये इसका सही उत्तर होगा। इससे कुछ बात को जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों ने 1750 ईस्वी में बंबई, कलकत्ता और मद्रास, जो अंग्रेज जो भारत को एक पूर्ण रूप से अधिकार कर लिए थे, तो इन्होंने मेन सेंटर जो अंग्रेजों का था बंगाल था, पूरब में बंगाल और दक्षिण में मद्रास और कुछ पश्चिम का कुछ भाग, दक्षिण और पश्चिम का भाग ले लीजिए तो वहां पर ही बंबई। ये लोग ये तीनों जो मेन सेंटर बना इसलिए बनाए थे क्योंकि ये तीनों जगह क्या था? समुद्र था। इधर पूरब में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में जो मद्रास था हिंद महासागर था और बंबई में अरब सागर। तो इनका व्यापार करने में सहूलियत हो इसलिए इन्होंने इन तीनों जगहों को अपना मेन केंद्र बताया था। इन लोगों का सर्वेक्षण करने के लिए इन्होंने एक पोस्ट का गठन किया था, जहां पर उस पोस्ट को महासर्वेक्षक पोस्ट बोला गया।
उसको उन्होंने 1767 ईस्वी में रेनल को बंगाल का प्रथम महासर्वेक्षक बनाया, और 1810 में कॉलिन मैकेंजी को उन्होंने मद्रास 1810 में कॉलिन मैकेंजी को मद्रास प्रेसिडेंसी का उन्होंने क्या बनाया, सर्वेयर जनरल बनाया। लेकिन 1805 साल के बाद 1815 ईस्वी में उन्होंने इन सब पोस्टों को खत्म कर दिया और मैकेंजी को भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया। यदि पूछा जाएगा कि भारत का सबसे पहला सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था, तो कॉलिन मैकेंजी को भारत का सबसे पहले सर्वेयर जनरल बनाया गया था। और मेजर जेम्स रेनल को 14 साल की उम्र में मिडशिपमैन बनाए गए थे। मिडशिपमैन उन जहाजों की देखरेख वाले, और रॉयल नेवी में सर्वेक्षण का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। 1763 में ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हुए और उन्होंने बंगाल के सबसे पहले 1767 ईस्वी में बंगाल का सबसे पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया था। किसे बनाया गया था, तो रेनल को, मेजर रेनल को बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी किस तारीख को मनाया जाता है? बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी किस तारीख को मनाया जाता है भाई? इसका जो सही उत्तर होगा 29 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो इसका जो सही उत्तर होगा बाबू, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। चलिए इससे कुछ बातें उसको हम लोग देखेंगे। इससे ये बात है कि वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक अधिकार है। यदि पूछा जाएगा कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को किस अनुच्छेद में रखा गया, तो 51A के अनुसार रखा गया। जो 10वां जो मौलिक अधिकार जोड़ा गया था 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। किसमें? 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। जबकि 11वां मौलिक अधिकार 2002 में 86वें संविधान के संशोधन के जरिए इसमें शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है। संविधान के मौलिक कर्तव्य, पहला कहता है कि संविधान का पालन करना चाहिए, संविधान का पालन करना चाहिए, ठीक है। उसके आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। पहला इसका नियम कहता है कि संविधान का पालन करना चाहिए, आदर्श, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का पालन करना चाहिए। स्वतंत्रता के प्रेरित हमारे महान आदर्शों का पालन करना चाहिए। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना चाहिए। उसी तरह से 11 को ये मौलिक अधिकार है जो कहता है सभी चीजों को, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध क्या कहता है, साथ ही ऐसी प्रथाओं को त्याग करना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध। अभी भी हमारे देश में स्त्रियों को जितना पुरुषों का आजादी है उतना स्त्रियों का आजादी नहीं है। यदि पुरुष बाहर जाके मुंह मार ले, कुछ भी कर ले, तो साला वो पुरुष है, उसको कुछ भी रोक टोक नहीं किया जाता। लेकिन स्त्री यदि बाहर जाके कुछ गलत काम करता है, उसके घर वाला जान जाते हैं, तो उसको बहुत चीज सुनना पड़ता है, और उससे ज्यादा होता है तो घर से भी निकाल दिया जाता है। तो उसके विरुद्ध आवाज उठाना चाहिए। हमारी समग्र संस्कृति के समृद्ध विकास महत्व देना, संरक्षित करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा बाबू, भारत में श्वेत क्रांति का जनक इनको कहा था, डॉक्टर कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता। अभी इनको जन्मदिन पर 101वां जयंती मनाया गया है। इन्हीं को, डॉक्टर कुरियन के जन्मदिन पर 101वां स्वर्ण दूध जयंती महोत्सव मनाया गया। इससे कुछ बात है, देखते हैं। भारत में 1970 के दशक में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी और दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास का कार्यक्रम डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया था। इस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के भी नाम से जानते हैं। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है।
इसलिए दूध की कमी झेल रहे देशों को दुनिया के सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बना दिया था। जो डॉक्टर कुरियन थे, जो समस्त विश्व में जो दूध के कमी झेल रहा था देश, उसमें भारत का सबसे नंबर 1 देश बनाया था। यह सबसे पहले गुजरात में हुआ था और श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में गुजरात में हुआ था। यह भारत के राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की एक पहल थी और दुनिया में सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था। इसे ऑपरेशन फ्लड के भी नाम से जाना जाता है। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में 26 नवंबर 2022 के बेंगलुरु में भारत के श्वेत क्रांति जनक डॉक्टर कुरियन की 101 जयंती मनाया गया था। पूछा जाएगा कि डॉक्टर कुरियन की 101वां जयंती कब मनाया गया था, तो 26 नवंबर 2022 को कहां पर मनाया गया था, बेंगलुरु में मनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। वास्को दा डिगामा भारत कब आया था? ये अभी 2023 के दरोगा का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन था कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो अभी उसमें जो हम इसमें कंफ्यूज हो गए थे 1998, 1498 और 1492, ये ऑप्शन दोनों एक ही साथ दे दिया था। मतलब पहला में था 1492 और दूसरा में दे दिया था 1998। अब हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम क्या करें। अब हम पढ़े हुए थे, ये भी हमें पता था, लेकिन अब कंफ्यूज हो रहे थे कि 1492 होगा कि 1498। अब हमें ये भी पता था कि 1492 में कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था और वास्को डिगामा ने 1498। एग्जाम में ऐसा हो जाता है कि जानते हुए बातों को आप कंफ्यूज हो जाइएगा और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अंत तक इसको मैंने नहीं किया और अंत में एक टीचर आया तो उससे मैंने सिर्फ ये पूछा कि सर वास्को दा डिगामा भारत का खोज कब किया था? वो बोला 1498। हमें पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि 1498 सही होगा। इसका जो सही उत्तर होगा 1498 में वास्को डिगामा कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था। भारत में पहला कदम कहीं और रखा था। भारत में पहली जो पहुंचा था वह बंदरगाह था कालीकट के बंदरगाह। वह कैसे पहुंचा था? अब्दुल माजिद नाम के भारतीय व्यापारी के साथ हुआ। ये एक जो व्यापारी था अफ्रीका में था। तो जब ये अफ्रीका में कौन गामा जब उतरा था तो ये अब्दुल माजिद इसको मिल गया था। तो वही अब्दुल माजिद इसको भारत लेके चल आया। तो वही कालीकट बंदरगाह पर 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा पहुंचा था। वास्को डिगामा भारत कुल 3 बार आया था। कितना बार? 3 बार। कुल 3 बार आया था। 3 बार आया था। चलिए इसको हम देखते हैं, कुछ देख लेते हैं इससे रिलेटेड। बोल रहा है कि वास्को डिगामा ने यहाँ रखा पहला कदम ऐसी थी उनकी इंडिया आने की जर्नी। पणजी और कोच्चि आज ही के दिन यानी 8 जुलाई 1947 को पुर्तगाल नाविक वास्को डिगामा भारत की खोज में निकला था। वह 20 मई 1498 को केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचा और वास्को डिगामा अपने 4 जहाजों और 170 लोगों के साथ, यदि पूछा जाएगा कि वास्को डिगामा कितना जहाजों के साथ कालीकट बंदरगाह पहुंचा था, तो 4 जहाजों और 170 लोगों के साथ वह पुर्तगाल से चला था। और उसके जहाजों के नाम इस प्रकार हैं: सैन ग्रेवियल, सौ, रफाएल और बेरियो था। क्या है? सैन ग्रेवियल, सौ और रफाएल और बेरियो था। पुर्तगाल का वास्को डिगामा यूरोप से भारत के लिए समुद्री का रास्ता खोजते हुए 1498 में भारत पहुंचा था। इसके बाद वह 2 बार भारत आया। मैंने पुर्तगाल से जब वो निकला भारत का रास्ता, समुद्री रास्ता खोजते हुए, वह 1498 में भारत पहुंचा। दूसरी बार उसकी यात्रा बहुत सफल मानी जाती है। जब दूसरा बार वह इंडिया आया तो उसकी यात्रा बहुत सफल माना जाता है। और तीसरी बार वह भारत में पुर्तगाल इलाकों का गवर्नर बनकर आया। उन्हें पुर्तगाल इलाकों का वास्को डिगामा क्या बनकर आया? गवर्नर बनकर आया। यहाँ आने के बाद उसकी यहीं पर ही क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर आया था तो उसका तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गया था, जिस कारण वास्को डिगामा की मृत्यु यहीं पर हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला को देखेंगे।
सूरत विभाजन कब हुआ था? तो सूरत विभाजन हुआ था वह कब हुआ था? तो सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था सूरत विभाजन। अब इस विभाजन होने का कारण क्या था, इसको हल्का सा देख लेते हैं। जो सूरत विभाजन हुआ था इसका होने का कारण क्या था? तो जो सूरत विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में सूरत में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के रूप में हुआ था। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के भीतर उदारवादी और चरमपंथी नामक क्रांतिकारियों की दो शाखा का निर्माण किया गया था। मानो इसमें गर्म दल और नरम दल के दो शाखा बने थे। नरम पंथियों और चरम पंथियों के बीच अलग अलग मानसिकता और व्याख्या गहरी होती गई थी। सूरत विभाजन का इतिहास। विभाजन विरोधी आंदोलन 1905 में मूल रूप से नरम पंथियों के नेतृत्व में था। नरम पंथियों ने ब्रिटिश न्याय की भावना को विश्वास था। नरम पंथियों का था कि ब्रिटिश का न्याय की भावना से हम लोग को आजादी दे देगा, लेकिन गरम पंथियों ने बोला कि नहीं, हम लड़कर आजादी लेंगे, ये हम पर ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस में दो दल का निर्माण हुआ, एक नरम दल, एक गरम दल। तो नरम दल को उसी में सूरत विभाजन हुआ था। ये आंदोलन को बहुत दूर तक फैलाना नहीं चाहते थे। जो नरम दल होते थे वो अहिंसा के रास्ते सोचते थे भारत को आजाद कराने के लिए, लेकिन जो गरम दल के नेता थे वो लोग सोचते थे कि आजादी को हम लोग लड़कर छीनकर ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? जो मृणाल सेन है उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो मृणाल सेन का संबंध किससे है? फिल्म से है। मृणाल सेन का संबंध किससे है? फिल्मों से है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, 11 नंबर। परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन के कोणों का मान आपतन कोण के आधा होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन का कोण का मान आपतन कोण के आधा होता है? नहीं, आधा नहीं होता। क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण एक दूसरे के क्या होता है? बराबर होता है। ये तो आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन कोण परावर्तन कोण एक दूसरे को बराबर होता, आधा नहीं होता, दुगना नहीं होता, 3 गुना नहीं होता। ये परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के आधा होता है, नहीं क्या होता है? बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। ये वाला ऐसा है जी, ये वाला बनता है ना, देखिए ये वाला ये है आपतन कोण, आपतित किरण, ये गया परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, बीच में अभी लंब डाला गया तो यहां बना परावर्तन कोण और ये बनाया आपका आपतन कोण, ये बनाया आपका आपतन बिंदु। यही कहेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है। वह परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। यही है पूरा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता? भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन थी? भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन थी? तो महिला, अभी फिल्म देख के मत मार देना, अभी फिल्म आई थी कुछ समय पहले गुंजन सक्सेना, तो गुंजन सक्सेना मत मार देना। इसका जो सही उत्तर होगा हिना जायसवाल होगी। ये इंजीनियर थी, वो पायलट थी, महिला फ्लाइट इंजीनियर, और वो क्या थी? पायलट थी। गुंजन सक्सेना क्या थी? पायलट थी। तो हिना जायसवाल इसका उत्तर सही उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है बाबू? कि स्टेफ नाइट किसका अयस्क है? स्टेफ नाइट किसका अयस्क है? तो स्टेफ नाइट किसका अयस्क है? तो सोना, सीसा, सोना, चांदी, टीन। तो स्टेफ नाइट जो है चांदी का अयस्क है, और सीसा, सोना, टीन ये सब तो किसका अयस्क है? चांदी का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। ताजिकिस्तान की राजधानी कहां पर है? ताजिकिस्तान की राजधानी ये है, दुशनाबे है। ताजिकिस्तान की राजधानी कहां पर है?
दुशनाबे। दुशनाबे जो है ताजिकिस्तान की क्या है, राजधानी है। दुशनाबे, दुशनाबे, हाँ दुशनाबे है जो ताजिकिस्तान की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। भारत में हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। हेपेटाइटिस बी एक लीवर से रिलेटेड बीमारी है, पेट का बीमारी है, जो ज्यादा मतलब लीवर बढ़ जाता है जो और पीली तीली होता है, उसी से रिलेटेड। जो जॉन्डिस का अगला रूप ही हेपेटाइटिस बी बोला जाता है। तो जैसे टीबी को जो बोला जा रहा है कि भारत को टीबी मुक्त कर देना चाहिए, उसी तरह से हेपेटाइटिस बी का एक लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक भारत को हेपेटाइटिस बी रोगों से समाप्त कर दिया जाएगा। यही इसका सही उत्तर होगा 2030। 2030 तक क्या कर दिया जाएगा, इसको समाप्त कर दिया जाएगा। 2030 तक इसको समाप्त कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 16। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म जैसे गौतम बुद्ध थे, उसी प्रकार से महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व। इनसे कुछ बातों को हम लोग जानते हैं। जो भगवान महावीर स्वामी का जन्म ईसा पूर्व 599 ईस्वी पूर्व है। 500 हम कहा क्या लगा दिए, 599 है जी, नहीं यहाँ कुछ कह रहा है। महावीर स्वामी का जन्म ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली के वैशाली गणतंत्र के कुंड ग्राम में हुआ था। यदि बोला जाए कि भारत का सबसे पहला गणतंत्र देने वाला राज्य कौन है, लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र देने वाला राज्य कौन है, पूरे विश्व को लोकतंत्र यदि सिखाया तो किसने सिखाया था, वैशाली ने। वैशाली ही जो है, वैशाली जो बिहार में है, वही पूरे विश्व को लोकतंत्र दिया। माना जाता है कि वैशाली ही पूरे विश्व को लोकतंत्र दिया था। इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला था, जो चैत्र शुक्ल के 13 को पैदा लिए थे। मनु हमारे यहाँ एक माह में 2 पक्ष होता है। एक माह में 2 पक्ष होता है। पहला जो होता है कृष्ण पक्ष होता है। पहला क्या होता है, कृष्ण पक्ष होता है। दूसरा जो होता है शुक्ल पक्ष होता है। क्या होता है, शुक्ल पक्ष होता है। तो उसी में इसमें भी 15 दिन होते हैं, इसमें भी 15 दिन होते हैं। तो सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल के 13वें दिन, चैत्र शुक्ल यानी शुक्ल के 13वें दिन पैदा हुए थे। ग्रंथों के अनुसार उनके जन्म के बाद राज्यों में उन्नति होने लगा, इसलिए उनका नाम वर्धमान रखा गया था। जो महावीर स्वामी का बचपन का जो नाम था वर्धमान था। जब ये पैदा लिए थे तो उनके राज्यों में क्या हुआ, धन संपत्ति बढ़ने लगा, इस कारण से उनको वर्धमान रखा गया। यदि देखिएगा ना, कोई घर में पुतो आवेगा, वही घर में नौकरी लग जाएगा, थोड़ा कुलकोची कहेगा। यदि आया धन संपत्ति, उसके जैसे उसके घर में कदम बढ़े और घरों में क्या हुआ, धन उन आने लगा, तो उसको कुल लक्ष्मीनिया कहेगा। और यदि घर में आया देवर के नौकरी लग गया था तो और लक्ष्मीनिया कहेगा। अब मर्दाना के लग गया तो कहेगा मर्दाना लगी तो लक्ष्मी अली, लक्ष्मी बन के आइलिया, तुरंत नौकरी लग गया। तो उसी तरह से महावीर स्वामी का जब जन्म हुआ था तो उनके राज्यों में धन की वृद्धि होने लगा, इसलिए उनका बचपन का नाम वर्धमान रखा गया। उनका पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी का प्रतीक जो है सिंह था और गौतम बुद्ध का बैल और हाथी माना जाता है। तो महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह है। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश बिहार राज्य में राजगीर नगरी में विपुलाचल पर्वत पर स्थित किया था। कहां पर ही, विपुलाचल पर्वत पर दिया था। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजा श्रेणी को दिया था। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश किसको दिया था, राजा श्रेणी को दिया था। महावीर स्वामी के उद्देश्य को वीर शासन उदया कहा जाता है। क्या कहा था, महावीर स्वामी के उद्देश्य को वीर शासन उदया कहा जाता है। महावीर स्वामी ने अपने प्रथम उपदेश में
अहिंसा, करुणा और सत्य की शिक्षा दी थी। महावीर स्वामी ने अपने प्रथम उपदेश में अहिंसा, करुणा और सत्य की शिक्षा दी थी। उन्होंने अपने उपदेश के माध्यम से लोगों को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने उपदेश के माध्यम से लोगों को एक नई दिशा दी। उन्होंने जाति, धर्म, लिंग और भेदभाव का विद्रोह किया था। उन्होंने गौतम बुद्ध की तरह भी महावीर स्वामी ने जाति और लिंग का विद्रोह किया था। महावीर स्वामी के प्रथम उपदेश की प्रमुख बातें इस प्रकार है। उन्होंने बोला था सभी शैतानों के प्रति अहिंसा का पालन करना चाहिए। जो सभी जैसे भूत तूत होता है ना, उन लोगों के प्रति भी अहिंसा का पालन करना चाहिए। सभी के लिए दस्तावेज प्रति दया और करुणा रखना चाहिए। सभी के लिए दया और करुणा की भाग अपनाना चाहिए। सत्य बोलना और निबंधों को भी सत्य बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। किसी भी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये महावीर स्वामी से था। इससे यदि महावीर स्वामी से जो क्वेश्चन बनता है, जितना इससे बनेगा उतना जो क्वेश्चन आएगा वो आपके लिए एनफ होगा, काफी होगा। इतना जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए, जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? जो जास्कर श्रेणी है वह किस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालयन, महान हिमालयन या लघु हिमालयन या उप हिमालयन? तो जो जास्कर श्रेणी है वह ट्रांस हिमालयन का भाग है। किसका है? ट्रांस हिमालयन का भाग है। जास्कर श्रेणी किस हिमालयन का भाग है? ट्रांस हिमालयन का भाग है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर चलते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि नहीं, वशिष्ठ मुनि नहीं, वशिष्ठ ऐसे लिखा गया जी, वशिष्ठ मुनि, टाइपिंग की वजह से ऐसा होता है। वशिष्ठ मुनि, परशुराम नहीं, विश्वामित्र जो थे। इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा क्या? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी, ना कि विश्वामित्र गायत्री मंत्र का रचना किया था। अब देखिए आवाज को हम ऑन ही नहीं किए थे, अब वो लेगा कि नहीं लेगा। चलिए अब तो ले लिया होगा। विश्वामित्र ने क्या किया था? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया था। अब हम 18 पढ़ा दिए, अब आवाज कैसा आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं। वर्तमान में राज्यसभा की कुल कितनी संख्या है? वर्तमान में राज्यसभा की कुल कितनी संख्या है? तो वर्तमान में कहीं कहीं मैंने देखा 250 है। जो 238 सीट राज्यसभा के सदस्य होते हैं, 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, 250, और कहीं कहीं 245 को भी मैंने देखा है, जहां पर 238 और जो बाकी बचता है उसको राष्ट्रपति मनोनीत कर लिया था। इसके अनुसार 250 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। कपास की खेती के लिए अच्छा मिट्टी कौन है? कपास की खेती के लिए अच्छा मिट्टी कौन है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छा है। इसका जो सही उत्तर होगा वह काली मिट्टी होगा। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन है? काली मिट्टी है। और काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? महाराष्ट्र में। काली मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। मरु मिट्टी जो होता है राजस्थान में पाया जाता है। लाल मिट्टी आप मान लीजिए हरियाणा में पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी ये बिहार के क्षेत्रों में या उत्तर भारत, जलोढ़ मिट्टी जो पाया जाएगा वहां पर जनसंख्या क्या होगा? जनसंख्या बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होता है। यही है इसका। तो चलिए 20 क्वेश्चनों का हमारा जो सेट है कंप्लीट हो गया। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट करें। यदि कुछ होता है तो आप हमें बताएं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।